Hello students, in this video I am going to discuss Chapter 3 Program and Achievements of the Early Nationalist. In this chapter we will study Era of Early Nationalist Movement, Characteristics of Early Nationalist, Demands of Early Nationalist, Constitutional Reforms, Administrative Reforms, Socio-economic Reforms, Safeguarding the Civil Liberties. रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट की डिमांड्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, सेफ गार्डिंग द सिविल लिबर्टीज, we will study about that. And belief and methods of the early nationalist, their beliefs, their methods of doing work, weakness of the early nationalist, क्या उनके अंदर कमी थी, then achievements of the early congressmen, official attitude of British government towards the Congress, last prominent early nationalist leaders Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale and Surendranath Banerjee. We will study about these leaders. Open page number 97. The story of freedom struggle of India moves around the Indian National Congress. अब Indian National Congress formed हो गई है. It went through many phases and events of freedom struggle followed them. बहुत सारे struggle हुए, बहुत सारी लड़ाई हुई. There were 3 distinct phases of Indian national movement. पहला, the era of early nationalism. आप देख सकते हो ये Indian national movement 3 distinct phases में divide हो गया है. पहला, जब revolt of 1857 start हुआ था, the era of early nationalism. Now be the era of assertive nationalism. अभी एक दौर आएगा जहाँ पे assertive nationalism आएंगे, मतलब radicals आएंगे, extremists आएंगे, जो एकदम लड़ने पे उतारू रहेंगे. ठीक है, they didn't want to cooperate with the British anyhow at any cost. ठीक है, they want to get rid from the British as soon as possible. उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात करी थी, जो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, एजर्टिव नेशनलिज्म के बारे में. सी द एरा ऑफ महात्मा गांधी, जो चैप्टर 5 और 6 से चालू होगा. तो 4th चैप्टर में एजर्टिव नेशनलिज्म है, वो एरा ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म है 1905 to 1919. सी द एरा ऑफ महात्मा गांधी 1919 to 1947, जो महात्मा गांधी का दौर है, विच वॉज द फाइनल फेज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एरा ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट. इसमें हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और ये पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू स्टार्ट हुआ है. प्रेयर, पेटिशन, एक तरीके से आप कह सकते हो कोऑपरेशन मेथड है ये. पेटिशन मेथड अर्ली नेशनलिस्ट का काम करने का तरीका था. वो गुजारिश, रिक्वेस्ट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. वो बिलीव करते थे कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा. सम इम्पोर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स वर उमेश चंद्र बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, आनंद चाल्डू, दादाभाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त एंड सुब्रमण्य अय्यर. Okay, you all can see these some of the pictures of the early nationalist. Madan Mohan Malviya is the first, R.C. Dutt, then left hand side bottom Firoz Shah Mehta, and the last Anand Chaldu. Now characteristics of early nationalist. इन early nationalist के अंदर, इन leaders के अंदर क्या characteristics था, क्या features था. First, the early nationalist had unlimited faith in the British sense of justice and fair play. बहुत कायदे से समझने की बात है. आप समझ लोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी. आपको पहले समझना है. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अर्ली नेशनलिस्ट आए हैं, जो पहले आए हैं लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स आए हैं, तो इनको अर्ली नेशनलिस्ट बोला जाता है. इन्होंने पहले प्रेयर एंड पेटिशन मेथड स्टार्ट किया. ठीक है, आप रटना नहीं है. आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल, आप लोग प्लीज रटिए नहीं. अगर आप समझ के लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी से और बहुत आसान सा लगेगा हिस्ट्री. इसलिए क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट इनके चैप्टर के नाम में लग रहा है, नेशनलिस्ट लीडर्स जो पहले आए हैं वो अर्ली हैं,
बाद में आए हैं वो एजर्टिव नेशनलिस्ट हैं, और एजर्टिव नेशनलिस्ट अपने बिहेवियर से वो एग्रेसिव थे, इसीलिए उनको एजर्टिव नेशनलिस्ट बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. अर्ली नेशनलिस्ट का एक मेन मेथड था वो प्रेयर एंड पेटिशन मेथड. तो वो लड़ाई वायलेंस नहीं चाहते थे किसी भी हालत में. वो विश्वास करते थे, तभी तो वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो ये विश्वास करते थे ब्रिटिश के ऊपर कि ब्रिटिश हमारा कहना मानेंगी. अगर ब्रिटिश हमारा कहना नहीं मांगती है तो दे विल टेक सम अदर स्टेप इन फ्यूचर. बट फर्स्ट द अर्ली नेशनलिस्ट had unlimited faith in British sense of justice and fair play. Early nationalist को ये पूरा विश्वास था ब्रिटिश के जस्टिस पे, ब्रिटिश सही करेगी, ब्रिटिश से अगर हम लोग डिमांड करेंगे they will fulfill our demands. तो ये था. Second, they did not want to overthrow British rule by violence. ठीक है, वो लड़ाई झगड़े से ब्रिटिश रूल को नहीं हटाना चाहते थे. They asked, आप प्लीज फोकस करिए इस वर्ड में, दे आस्क्ड फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रिफॉर्म्स. वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ चेंजेस वो मांगेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के, लेकिन ब्रिटिश रूल के तहत, ब्रिटिश के ही रूल पे अंडर में इंडिया चलेगा, इंडिया काम करेगा. तो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ये चाहते थे. Thirdly, their methods of struggle were quite polite and moderate. Yes, their method, जो भी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट करते थे काम, पहले तो वो अगेंस्ट पूरी तरीके से थे ही नहीं, वो विश्वास करते थे ब्रिटिश के ऊपर. वो प्रेयर एंड पेटिशन मेथड, जैसे भीख मांगने वाला है ना, वो रिफॉर्म्स चाहते थे, कुछ चेंजेस चाहते थे. तो वो मॉडरेट थे, पोलाइट थे, क्योंकि धीरे से काम कराना था उनको, मतलब पोलाइटली काम कराना था, लड़ के नहीं काम कराना था. दे बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी परसुएटेड बाय प्रेयर, पेटिशन, रेजोल्यूशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड दैट इट वुड रिस्पॉन्ड टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन. वो बिलीव करते थे, मतलब उनको पूरा विश्वास था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे प्रेयर से, हमारे पेटिशन से, हमारे रिक्वेस्ट से, हमारी आर्ग्यूमेंट से इंडियन पब्लिक ओपिनियन को वो रिस्पॉन्ड करेंगे और वो कर देंगे, मतलब परसुएटेड हो जाएंगे, मतलब इंकरेज्ड हो जाएंगे, वो डिमांड्स फुलफिल कर देंगे. नाउ डिमांड्स, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट? फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. Their principal demand, principal means first demand, was the expansion of the legislative councils and to give them greater powers. For instance, power of budget discussion. Yes, उनको पावर चाहिए, मतलब इंडियन लीडर्स को भी पावर चाहिए. इंडियन लीडर्स को भी पार्लियामेंट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठना है. इन द सेंस आप कह सकते हो कि जैसे बजट का डिस्कशन होता है फॉर एग्जांपल, तो बजट का डिस्कशन हो रहा है, पैसा कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, ब्रिटिश आर्मी में एक्सपेंड हो रहा है, कहाँ एक्सपेंड हो रहा है, जैसे इंपीरियल दरबार में हुआ, विक्टोरिया के उसमें हुआ, तो कहाँ पैसा जा रहा है इंडिया का. तो उनको उसमें पावर चाहिए इंडियन लीडर्स को कि हमें भी इसमें हिस्सा दिया जाए, हमें भी पता हो. They appealed for the abolition of the India Council. ठीक है, by the beginning of the 20th century, they put forward their claim for the colonial form of self-government. अब उनको कॉलोनी वाइज सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार चाहिए इंडियन नेशनल लीडर्स को, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हम अपनी कॉलोनीज खुद से गवर्न करेंगे धीरे धीरे उनको. लेकिन उन्होंने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन्होंने इसकी डिमांड नहीं करी. पूर्ण स्वराज की डिमांड एजर्टिव नेशनलिस्ट करते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट नहीं करते हैं. अर्ली नेशनलिस्ट ने कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मांगा, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेल्फ गवर्नमेंट कॉलोनीज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, वो मांगा कि हम लोग भी कुछ गवर्न करें, हमारा भी मेजोरिटी वोट्स हो, और मतलब ब्रिटिश हो, ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल ही उन्होंने सब कुछ मांगा है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स जो हैं और जुडिशरी मेंबर्स जो हैं, मैंने आपको सिविक्स में भी बताया है, एग्जीक्यूटिव शुड बी ऑलवेज डिस्टिंक्टेड बाय द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट. जुडिशरी जस्टिस देती है, जजमेंट देती है,
वो ऊपर के सांसद से, एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट है, एमएलएज हैं और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं सिविक्स लैंग्वेज में, ओके लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूटिव जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से दबाव ना रहे, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ये दोनों सेपरेट हों, तो दे वांट सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी जो भी जजमेंट दे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में ना दे। वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस की और जॉब लगे इन द हायर सर्विसेज, क्योंकि उनको कभी भी हायर सैलरी या हायर सर्विसेज, हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी, इंडियंस को नेग्लेक्ट किया गया है, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस को और अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट की। कंडक्टिंग साइमल्टेनियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया इंग्लैंड दोनों जगह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, ये इंडियन नेशनलिस्ट की डिमांड्स थी, वो चाहते थे। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड दोज ऑफ द गवर्नर्स, उनको अपनी पहचान, मतलब उनको भी, इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा चाहिए, ठीक है। एंड दोज ऑफ द जो गवर्नर्स और वाइसरॉय के काउंसिल में जो ब्रिटिशर्स को जगह मिली है, इंडियंस को भी चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ द लोकल म्युनिसिपल बॉडीज एंड रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम, फिर से हम वही बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चाहिए कि वो भी ऑफिशियल कंट्रोल, जो ऑफिशियल कंट्रोल मतलब एक दबाव होता है, वो भी, मतलब कि ब्रिटिश का जो ऑफिशियल बर्डन है वो हमको दे दे, मतलब नेशनलिस्ट लीडर्स को चाहिए, ताकि उनका भी कुछ पार हो, उनका भी कुछ सुना जाए, इस तरीके से उनकी भी डिमांड्स फुलफिल हो जाए। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दे वांट। सबसे पहले सॉल्ट टैक्स, नमक पे टैक्स लगता था और नमक हमारे इंडिया में ही होता था। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था गुजरात में। तो टोटल एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स और ड्यूटी जो हमारी चीनी में, क्योंकि उनका कहना था नेशनलिस्ट लीडर्स का कि ये सब हमारी नेसेसिटीज हैं, अब इसी को अगर महंगा कर देंगे तो ब्रिटिश दे वर अर्निंग सो मच मनी, ओके, तो पुअर कैसे लेंगे, ये सब नेसेसिटीज है, बिना नमक के कोई रह नहीं पाएगा, बिना शुगर के कोई रह नहीं पाएगा। सेकेंड, गिविंग चीप क्रेडिट टू द फार्मर्स, दे वांट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि चीप लोन फार्मर्स को दिया जाए थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स। थर्ड, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स, लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन हो, जो क्योंकि बहुत जितना भी वो फार्मर्स जो थे, जितना भी वो प्रोडक्शन करते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड टैक्स चला जाता था, और जमींदार्स की इतनी हाई डिमांड्स रहती थी, तो फार्मर्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, मीनिंग अ हेवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब जो बाहर से सामान आता था, इम्पोर्टेड गुड्स हम सब जानते हैं वो बहुत महंगा रहता है, हैवी ड्यूटी लगती थी उस टाइम। और गवर्नमेंट लोन्स जो देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो वो भी बहुत हाई थी, बहुत ज्यादा ड्यूटी, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, तो उसमें भी उसको भी कम किया जाए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए। रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में इतना पैसा इंडिया का खर्चा करती थी, जबकि वेलफेयर एक्टिविटीज में वो नहीं करती थी, वो इग्नोर कर देती थी, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सब इग्नोर हो जाता था। तो दे वांट रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड दे वांट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग द सिविल लिबर्टीज। अब इसका मतलब क्या होता है, उनको राइट्स चाहिए, अपनी भी फ्रीडम चाहिए। अर्ली कांग्रेस मैन कंडेम्ड द सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, पहले लोगों को ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी स्पीच, वो कुछ अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने ओपिनियन, ये खत्म करना चाहिए। भाई लिबर्टी दीजिए, फ्रीडम दीजिए, आदमी अपना बात कह सके। सेकेंड, दे डिमांडेड द राइट्स टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशंस। उनको राइट चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ब्रिटिश ने
मना किया था कि कोई भी असेंबल नहीं हो सकता, कोई भी बिना लाइसेंस के वेपन नहीं कैरी कर सकता, और कोई भी कहीं भी एकत्र होकर बात नहीं कर सकता। ब्रिटिश को लगता था कि वो हमारे खिलाफ बात करेंगे। तो ये सब राइट्स नहीं थी लोगों को कि कोई कहीं बैठकबाजी या बैठ के बातें कर सके, 4-5 लोग इकट्ठा असेंबल हो सके रोड में। तो अब उनको वो राइट्स चाहिए। इंडियन नेशनलिस्ट ने डिमांड रखी है कि हम लोग असेंबल हो सकते हैं और हम लोग एक अपना खुद से एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, दे आस्क्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। एक इंसान की अपनी खुद की फ्रीडम, उसके लिए उन्होंने पूछा है, आस्क्ड। ठीक है, तो अभी देखिए आप सब देख रहे हैं कि अभी वो आस्क्ड वर्ड यूज हो रहा है, अभी वो डिमांड कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कहीं भी वायलेंस की बात नहीं आई है। नेक्स्ट, बिलीफ एंड मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट काम कैसे करते थे, उनकी बिलीफ क्या थी टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फर्स्ट इज अर्ली नेशनलिस्ट लुक टू इंग्लैंड फॉर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। अर्ली नेशनलिस्ट का भी भाई पहले फर्स्ट ट्रायल मेथड ठीक था। उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड हमको गाइड करेगी, इंग्लैंड हेल्प करेगी, हमारी बात को समझेगी। Nauroji, Gokhale and many other early nationalists had deep faith in the British sense of justice and fair play. I already told you कि उनको पूरा विश्वास था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जस्टिस करेंगे, वो फेयर प्ले करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और फुलफिल करेंगे डिमांड्स। थर्ड, they believed that the British Parliament and people wanted to be just to India, but they did not know the true state of affairs prevailing in India. The early congressmen accepted British rule in India and hoped to get the best out of it. कि वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड पीपल वांट टू बी जस्ट टू इंडिया। ठीक है, वो इंडिया को सही जस्टिस देंगे, बट दे डिड नॉट नो, वो ये नहीं जानते थे कि ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स जो इंडिया में चल रहा है वो क्या है। अर्ली कांग्रेसमैन एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल। मतलब आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सेफगार्डिंग सिविल लिबर्टीज, आप वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ब्रिटिश के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। इसका मतलब है कि अर्ली कांग्रेसमैन ने एक्सेप्ट कर लिया। अर्ली कांग्रेसमैन का मतलब अर्ली नेशनलिस्ट, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने कि ब्रिटिश रूल इंडिया में होगा, बट होप टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। हो ब्रिटिश रूल हो, बट अंडर द ब्रिटिश रूल वो कुछ बेस्ट चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। They were proud of the British connection. Yes, English कांग्रेसमैन को बड़ा अच्छा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारी बात होती है, ब्रिटिश कनेक्शन हमारा है, ब्रिटिश से मतलब वो लीडर्स हैं, वो ब्रिटिश से हमारा बातचीत होगी, हम पीपल के ओपिनियंस को रखेंगे, इंडियन पीपल के ग्रीवेंसेस को सॉल्व कराएंगे। They put Indians' demands in front of the British government. So they felt proud of the British connection. The early congressmen like Dada Bhai Nauroji recognized the benefits of British rule in India. हाँ, इन्होंने ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बेनिफिट्स को गिनवाया है, जैसे रेलवे एंड टेलीग्राफ का आना, वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। मतलब इनका कहना है कि ब्रिटिश ना होते तो रेलवे टेलीग्राफ ना होता, वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ना होती। ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज कराया, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया से, ये सारी चीजें आई। तो their methods, first, the political methods of the early congressmen may be summed up as constitutional agitation within the four walls of law and show orderly political progress. मेथड्स क्या था, हम सम अप करके बताते हैं कि पॉलिटिकल मेथड जो अर्ली कांग्रेसमैन के थे वो कुछ एगिटेशन की तरह, मतलब चार दीवार के अंदर ही बात होती थी, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, पॉलिटिकली वो राजनीति कर रहे थे। They carried their agitation through petition, through resolution, through meetings in towns, cities, villages. मिल के बात करते थे, resolutions निकालते थे, petitions निकालते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, प्रेयर करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, एक गुजारिश जो होती है कि अपने आप ब्रिटिश मान जाएगी, हम लोगों को ये सब चीजें चाहिए, डिमांड्स हैं, ये फुलफिल करते हैं। प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम फॉर द गवर्नमेंट कमिटीज। They tried to build up a strong public opinion in India to arouse the political consciousness of the people and to educate and unite them on political questions. हाँ, ये strong public opinion मतलब एक तरफ वो लोगों को भी encourage कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि लोगों के अंदर political consciousness
आए, लोगों को फील हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनको भी अपनी लिबर्टी का एहसास हो कि उनको भी लिबर्टी चाहिए, उनको भी, ताकि वो भी आग्रह करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर यूनाइट करे। मतलब लोगों से पूछते थे, एजुकेट करते थे उनको कि हम लोग को क्या यूनिटी नहीं चाहिए, और पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या ये सही है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। तो पॉलिटिकली कॉन्शियस करते थे, अवेयर करते थे लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, डेप्यूटेशन ऑफ लीडिंग इंडियंस were sent to Britain to propagate the Indian view, as for example Dadabhai Naoroji spent a considerable period of his life in England and in popularizing India's case among its people. Deputation of leading Indians were sent to Britain. कुछ लीडिंग इंडियंस को भेजा जाता था ब्रिटेन टू प्रोपोगेट द इंडियन व्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल दादाभाई नारोजी ने अपनी पूरी काफी लंबी लाइफ इंग्लैंड में बिताई है, और इस तरीके से वो इंडिया के केस को, जो इंडिया में हो रहा है, गुलामी जो हो रही है, जो शासन चल रहा है, उसको वहां पे इंग्लैंड में वो पॉपुलराइज करते थे कि ऐसा ऐसा इंडिया में हो रहा है। नाउ, वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। फर्स्ट वीकनेस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सुमित सरकार, पॉलिटिक्स रिमेन्ड वेरी मच अ पार्ट टाइम अफेयर फॉर द बल्क ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। इनका कहना, सुमित सरकार के अकॉर्डिंगली, पॉलिटिक्स बहुत कम समय अर्ली नेशनलिस्ट ने किया है। मतलब इट वॉज अ वेरी पार्ट टाइम, ठीक है, मतलब बहुत कम समय ही इन्होंने, अर्ली नेशनलिस्ट ने ये काम किया है, ये पेटिशन प्रेस, मतलब पार्ट टाइम था। देन सेकेंड, दे टेंटेड टू बी एंग्लिसाइज्ड इन देयर पर्सनल लाइफ and had developed a highly elitist lifestyle. For instance, Mehta travelled in a special railway saloon and Ranade visited Shimla in 1886 with 25 servants. They were called armchair politicians. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट ने काफी टाइम अपनी पर्सनल लाइफ में बिताया है और हाईली लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेहता ट्रैवल्ड इन अ स्पेशल रेलवे सलून, उनको स्पेशल रेलवे कंपार्टमेंट मिलता था। रनाडे, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अटैच थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनकी बातचीत होती थी ब्रिटिशर्स से। तो एंड रनाडे विजिटेड शिमला इन 1886 विद 25 सर्वेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं ये आर्म चेयर पॉलिटिशियंस है, ये सिर्फ कुर्सी में बैठे हुए, ठीक है, चेयर में बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं ये। Their prayer and petition methods has been criticized as political mendicancy. They lacked political faith in the masses. Yes, इन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ दिया था. Hence, the masses were assigned a passive role in the early phase of the national movement. They failed to realize that Indian interest clashed with the British. इन्होंने ब्रिटिश को एहसास ही नहीं दिलाया कि हमारा फायदा क्लैश हो रहा है. And they initially failed, और स्टार्टिंग से ही वो फेल्ड हो गए टू रियलाइज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इन्होंने ब्रिटिश रूलर्स का एक्सप्लॉयटेशन रिवील ही नहीं कर पाया लोगों के सामने, लोगों का विश्वास ही छूट गया इनके ऊपर से। ओके, दे फेल टू रियलाइज द एक्चुअल नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली कांग्रेसमैन। फिर भी इन्होंने क्या अचीव किया? First, early congressmen succeeded in creating a wide national awakening. Nationalism इन्होंने बढ़ाया लोगों के अंदर, among the people, and the feeling that they belong to one common nation. ये जो feeling होती है ना कि हम इंडिया के हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं, we are from India, the Indian nation, सबके अंदर आ गया। National awakening, एक चिंगारी जो होती है अपनी nationalism की, patriotism की, वो लोगों के अंदर इन्होंने जगाया। Second, they made the people of India conscious of the bonds of common political, economical and social, cultural interest and thus helped to weld them into a common nationality. इन्होंने लोगों को ये एहसास दिला दिया, इंडियंस को ये एहसास दिला दिया कि कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हमारा कितना फायदा है, मतलब हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, and thus helped to weld them into a common, और ये सबका भला है, मतलब लोगों को ये एहसास दिलाया, मतलब कॉन्शियस कराया, जागरूक कराया, अवेयर कराया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इंटरेस्ट हमारा कितना है। अगर ब्रिटिश चले जाएं तो क्या क्या हो, मतलब ब्रिटिश हमारी बात मान जाएं तो क्या क्या हमारा कितना फायदा होगा। दस हेल्प टू वाइड देम इनटू अ कॉमन, और ये सबका भला इन्होंने दिखाया।
They popularized among the people the ideas of democracy, civil liberties, secularism and nationalism. Nationalism spirit, we all know, patriotism we can say. Secularism मतलब सभी यूनाइट होने चाहिए, सबको एकत्र होना चाहिए, सारे रिलीजन को एक साथ अगेंस्ट ब्रिटिश या ब्रिटिश के अंडर में रहना है. सिविल लिबर्टी, फ्रीडम, सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स के बारे में बात हुई. और ये पॉपुलराइज मतलब लोगों को डेमोक्रेसी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होती है, ये लोगों को बताया इन लोगों ने. Early nationalists like Dada Bhai Naroji exposed the cruel, exploitative character of the British rule and explained how Indian wealth had been drained to England. हाँ, दादा भाई नारोजी की एक बुक आई थी, ठीक है. बुक का नाम था ड्रेन थ्योरी. तो हिज फेमस बुक ड्रेन थ्योरी, इस बुक में इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि कैसे इंडिया का पैसा इंग्लैंड जा रहा है, कैसे ब्रिटिश इंडिया के से अर्न कर रही है प्रॉफिट. यहां से चीप रेट में कॉटन उठाती है, हाई क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट कर देती है ब्रिटेन में, फिर वहां से कपड़े बन के आते हैं और यहां महंगे दाम में बिकते हैं. जो इनॉर्मस प्रॉफिट अर्न कर रही है वो ब्रिटिश की आर्मी में एक्सपेंडिचर करती है, ब्रिटिशर्स को हाई सैलरी देती है, इंडियन क्लर्क्स को लो सैलरी देती है और वो महंगे में सामान बेच के बाकी पैसा ब्रिटेन जा रहा है. तो इस किस तरीके से इंडियन वेल्थ हैड बीन ड्रेन टू इंग्लैंड, वो अपनी बुक में उन्होंने दादा भाई नारोजी ने एक्सपोज किया है. They had been trying to put pressure on the government to reform the legislative councils. हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को चेंज करने के लिए उन्होंने प्रेशर किया है गवर्नमेंट को. और द इंडियन काउंसिल एक्ट तब पास होता है वॉज इन द ईयर 1892. इट वॉज टू इम्प्रूव द एक्ट ऑफ 1861. 1861 का जो एक्ट है उसको इम्प्रूव करना है, उसको चेंज करके 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हो जाता है. The early nationalists like Ranade and Gokhale opposed social evils like child marriage and imposed widowhood. मतलब विडो री मैरिज हो, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, जैसे रनाडे एंड गोखले. तो इन्होंने सोशल सिविल इविल्स के खिलाफ जंग लड़ी है. देन ऑफिशियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स द कांग्रेस. ठीक है, अब हम एक तरफ तो हमने सुन लिया, समझ लिया कि कैसे अर्ली कांग्रेस में अपना काम कर रही थी, अर्ली नेशनलिस्ट कैसे हाउ दे वर डूइंग. बट नाउ अब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, ऑफिशियल एटीट्यूड था टूवर्ड्स द कांग्रेस. इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझा, देखा, अपना फेवर दिया, लुक्ड अपॉन द कांग्रेस मूवमेंट विद फेवर. द वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन गेव अ गार्डन पार्टी. इन्होंने गार्डन पार्टी दी थी सारे डेलीगेट्स को कैलकाटा सेशन में जो अटेंड किए हैं ऑफ द कांग्रेस 1886. ही अलाउड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम टू अटेंड द कांग्रेस मीटिंग्स. दस द वाइस रॉय हैड बीन फ्रेंडली टूवर्ड्स द कांग्रेस. तो कांग्रेस मेंस के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस मैन के साथ, लीडर्स के साथ वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन बहुत ही फ्रेंडली हो गए थे. पार्टी दिया उन्होंने, गार्डन पार्टी कैलकाटा सेशन में जब कांग्रेस का हुआ. और फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वो भी अटेंड करे थे. तो लेटर बाद में क्या हुआ, पहले तो ये था इनिशियली ये हो गया. लेटर व्हेन द कांग्रेस मूवमेंट वाज गैदरिंग मोमेंटम, धीरे धीरे जब कांग्रेस मूवमेंट आगे बढ़ने लगा और वो पॉपुलर होने लगा, ब्रिटिश वाइस रॉय कॉल्ड कांग्रेस अ सेडिशियस बॉडी. व्हाट इज सेडिशियस बॉडी? सेडिशियस मीन्स राजद्रोही. सेडिशियस का मतलब होता है राजद्रोही, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं. तो बाद में कांग्रेस मूवमेंट जब धीरे धीरे अपना काम करने लगा तो इट वॉज बिकमिंग पॉपुलर एंड द ब्रिटिश वाइस रॉय जो थे वो कांग्रेस को सेडिशियस बॉडी बोलने लगे थे. द ब्रिटिश लुक्ड एट द कांग्रेस विथ डिसलाइक एंड डिस्ट्रस्ट. हाँ, ब्रिटिश बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भाई बिल्कुल वो लोगों को जागरूक कर रहा है, ड्रेन थ्योरी में बुक में उसका पूरा एक्सप्लॉइटिव एक्सपोज कर रहा है. द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस डेलिब्रेशंस एंड रैलीज एंड मीटिंग्स. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एकदम मना कर दिया गया कि बिल्कुल मीटिंग्स रैलीज अटेंड नहीं करनी है कांग्रेसमैन के साथ. साइड बाय साइड ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. यहां पे एक नया टर्निंग पॉइंट आता है.
यहाँ पे ब्रिटिश अब हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ा वाइड गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम सेटअप कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि जो लोगों में यूनिटी है, क्योंकि वहां पे लिबर्टी सेक्युलरिज्म समझाया जा रहा था। इंडियन नेशनलिस्ट ने अपनी नेशनलिज्म स्पिरिट को प्रवोक करी है, अवेयर करे लोगों को, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ साइड बाय साइड ब्रिटिश ने दिमाग लगा के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चालू कर दी। अब इसमें क्या है चिल्ड्रन, इसमें क्या है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल कहता है कि ब्रिटिश ने एक चाल चली और जिसकी वजह से देयर वुड बी अ गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, देयर वाज अ वाइड गैप, इतना बड़ा तनाव आ गया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, लड़ाई होने लगी रिलीजन गैप लाके, ताकि आपस में ही जब इंडियंस आपस में ही लड़ेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो वो यही चाहते थे कि आपस में लड़े, जब इनके अंदर यूनिटी टूट जाएगी तब ये हमारे खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, तो इंकरेज्ड द प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स लाइक सर सैयद अहमद खान। Sir Syed Ahmad Khan was the Muslim ruler and Raja Shiv Prasad of Banaras. इन्होंने प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया, इंकरेज किया, और एंटी कांग्रेस मूवमेंट, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ सैयद अहमद खान हो गए, राजा शिव प्रसाद हो गए बनारस से। तो लॉर्ड डफरिन ने ridiculed the Congress by calling it a body of microscopic minority. लॉर्ड डफरिन ने यहाँ पे रिडिक्यूल्ड मीन्स मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। लॉर्ड डफरिन यहाँ पे कांग्रेस की खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे ये एक ऐसी बॉडी है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जिसका कोई साथ नहीं दे रहा। माइनॉरिटी का मतलब साथ नहीं दे रहा, मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी बॉडी है, कांग्रेस को बोलने लगे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नाउ नेक्स्ट, prominent early nationalist we will study in the next video.